हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की वीडियो होने वाली वन शॉट वीडियो जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लेक्चर वाइज जो हमारे वीडियोस हैं वो तो हम ऑलरेडी अवेलेबल हम करा ही चुके होते हैं पहले से, लेकिन एग्जाम के टाइम में हम वन शॉट वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि एक वीडियो में आप पूरा सिलेबस एक बार अपनी आंखों के सामने से निकाल लो। यानी कि एक रिवीजन की तरह आपका जो सिलेबस है वो तैयार हो जाता है। देखिए, हर एक स्टूडेंट की अगर मैं आपको बताऊँ, हर एक के अंदर ना, मेरे भी अंदर यही चीज़ होती है कि मैं वापस से सारी किताबें उठा कर के रिवीजन के लिए मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर मेरे लिए मुश्किल है तो वो आप लोगों के लिए भी मुश्किल होगा। तो इसी तरीके से वन शॉट वीडियो जो होती है वो हमारे लिए हमारी मुश्किलों को आसान करती है, उसको कम करती है। तो ये वन शॉट वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखना है। जितने भी टाइम की बने, मुझे नहीं पता 1 घंटे की बनेगी, 40 मिनट या 50 मिनट की बनेगी, लेकिन इस एक वीडियो में हम पूरा का पूरा सिलेबस आप कवर कराने वाले, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम मीडियम पे भी यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे ताकि दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट है उनको ये क्लियर आउट हो सके। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का जो भी अपडेट है उसका नोटिफिकेशन एटलीस्ट आप तक पहुँचता रहे। बाकी हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, और इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक मिल जाएगा। चाहे तो आप वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। वो इसलिए ताकि बहुत सारी ऐसे अपडेट हैं, बहुत सारी ऐसी नोटिफिकेशन है जो हम वहाँ पर शेयर करते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वन शॉट वीडियो में जब हम पहले चैप्टर को देखते हैं, तो पहले चैप्टर का नाम क्या है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज़ करूँगी। ठीक है, कोई एक ऐसा नहीं कि बिल्कुल शुद्ध हिंदी, और अगर हिंदी में भी हम लोग बात करें तो सिर्फ जेन्युइन सी हिंदी हम बोल पा रहे हैं ताकि आप लोग समझ पाओ। मीडियम का यहाँ पे कोई भी मैटर नहीं करता है। तो पहला चैप्टर आपका क्या है कि उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया और लोकतंत्र तंत्र के आयाम, सामाजिक या आर्थिक एवं राजनीतिक, यानी कि प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया एंड डायमेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो इस वाले चैप्टर में हमने क्या देखा है कि भारत को किस तरीके से डेमोक्रेटिक बनाना है, कैसे डेवलपमेंट है, कैसे उसके बाद जब आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद कौन कौन सी हमारे सामने चैलेंजेस आए, या भारतीय जो भी नेता थे उनके सामने कौन से चैलेंज आए एक अच्छे अपने कंट्री को डेवलप करने का, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने का। तो इसमें यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने वैसे, अगर अगर आपको बहुत ही डीपली तरीके से इस चैप्टर को पढ़ना है, स्टडी करना है, तो आप थ्योरेटिकल की जो क्लासेस है 1 बाय 1 करके उसको अटेंड कर सकते हो। डेफिनेटली उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि वन शॉट वीडियो आपके तभी काम आ सकती है, और नहीं भी देखा तब भी आपके काम ही आएगी। ठीक है, तो भारत को एक लोकतंत्रीकरण को बनाने में ना 3 तरीके के फेजेस सामने आते हैं, 3 तरीके के चैलेंज सामने आते हैं। पहला चैलेंज तो ये था कि उसको यूनिटी में कैसे कन्वर्ट करें। अब भारत जो है इतना बड़ा कंट्री है, ठीक है, आज के समय में 160 या 150 प्लस तो करोड़ की जो जनसंख्या वो हो चुकी है। और उसमें भी ये है कि इतना बड़े कंट्री में भी 1947 की भी बात करें तब भी बहुत बड़ी मेजोरिटी में कंट्री था, और आफ्टर इंडिपेंडेंसी के बाद में हमारा खुद का किस तरीके के जो अलग अलग यहाँ पे रीजनल जो रीजन्स के यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको एकता के सूत्र में बांधने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हर धर्म के जो लोग वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे। दूसरा जो चैलेंज था, दूसरा ये था कि लोकतंत्र को कैसे, यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसको कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। एक अच्छा डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे हम बना सकते हैं, कैसे हम वहाँ जितने भी सिटीजन्स हैं उनको राइट्स प्रोवाइड कराएंगे, और उन राइट्स को भी किस किस तरीके से डेलीगेट किया जाएगा। ये तमाम तरह की जो भी चीज़ें थी वो रखी गई। एंड थर्ड जो चैलेंज था वो क्या था, तीसरी जो चुनौती थी वो क्या थी, एक ऐसा डेवलपमेंट किया जाए, एक ऐसा विकास किया जाए जो कंप्लीटली रूप से डेमोक्रेसी को बेस बना करके किया जाए। यानी कि सामाजिक रूप से, यानी कि सोशल रूप से, इकोनॉमी रूप से, और पॉलिटिकल रूप से, हर तरीके से वहाँ पे लोगों के लिए कुछ चीज़ें बनाई जाए। एक वेलफेयर पॉलिसी क्रिएट किया जाए, वेलफेयर स्टेट पॉलिसी, या वेलफेयर जो स्टेट होता है उसको क्रिएट किया जाए। तो पहले चैप्टर में तो यही क्लियर आउट होता है कि एक्चुअल में भाई जो डेमोक्रेटाइजेशन है वो कैसे बना, भारत एक लोकतांत्रिक तंत्रीकरण कैसे बना, और उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई, कैसे उन्होंने उनको फेस किया, कैसे उनके सामने वो एक तरीके से डट कर खड़े रहे, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है। तो पहले चैप्टर में तो आप यही सारी चीज़ें देखते हो। दूसरा चैप्टर यहाँ देखते हो तो स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कारक, यानी कि फैक्टर्स शेपिंग द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंस। अब दूसरे चैप्टर में आप क्या क्लियर आउट करते हो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस
यानी कि भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद में, भारत को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में जो उसकी पॉलिटिकल सिस्टम था वो कैसे क्रिएट होता है, उसको जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कि भाई जो स्वतंत्रता मिल गई उसके बाद में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को किस तरीके से स्ट्रक्चर प्रदान किया गया है, किस तरीके से उसको सही तरीके से उसको, मतलब जो फैक्टर्स होते हैं ना कि भाई कैसे इसको डेवलप करना है, आगे कैसे लेकर के चलना है, कैसे कैसे वहाँ पर जो पॉलिटिकल जो पार्टी सिस्टम है उसको कैसे रखना है, कि एक सिंगल पार्टी काम करेगी या फिर ड्यूल पार्टी या फिर जो मल्टीपल पार्टी सिस्टम है वो काम करेगा। तो इस बेस पर ये सारी चीज़ें इसमें आप देखते हो। बिकॉज ऑफ एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम होना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ही ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है, उसका लाइक अपना एक अलग कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई स्वतंत्रता के बाद में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को जो स्ट्रक्चर्स वहाँ पर प्रोवाइड कराया गया, उसके कौन कौन से फैक्टर, जिसमें आप पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते हो, पॉलिटिकल पार्टी पढ़ते हो, ठीक है। तो दूसरे वाले चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को एक स्ट्रक्चर्स स्टैब्लिश किया। उसका एक है भाई कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल होता है वो हो गया है, प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, जो ये जो यूनिटी को लेकर के जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी एक फैक्टर्स है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है। और रीजनलिज्म, क्षेत्रीयतावाद, ब्रिटिश लेगेसीज, जो ब्रिटिश विरासतें थी, ठीक है। और अब कल्चर हो गया, और एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री हो गई। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आफ्टर इंडिपेंडेंसी के बाद में देखने को मिले और राजनीतिक व्यवस्था को एक तरीके से जो आकार है, जो स्ट्रक्चर, जो उसका बेस है वो तैयार किया गया। इसके बाद थर्ड आपका चैप्टर आता है अर्ध संघवाद एवं गठबंधन, यानी कि क्वेसी फेडरलिज्म एंड कोलिशंस। तो अर्ध संघवाद का मतलब, एक बहुत बड़ा एग्जांपल हमारा भारत खुद का देश है जो कि एक कंप्लीटली रूप से संघवाद नहीं करेंगे, लेकिन अर्ध संघवाद है। अर्ध संघवाद का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकली आप देखते भी हैं कि प्रॉपर रूप से पावर ना तो सेंटर के ही पास है और ना ही स्टेट के ही पास है, यानी कि प्रोविंस के पास है। यहाँ पर वर्क को लेकर के और कंट्री की जो बहुत बड़ा कंट्री है भाई, 160 करोड़ की जनसंख्या, तो उसको वहाँ पर जो उनको मतलब मैनेज करने के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम को मैनेज करने के लिए जो वर्क्स है, जो पावर्स है, उनको डेलीगेट किया गया है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो ये प्रॉपर रूप से एक तरफा जो पावर्स है वो ना इंक्लूड हो कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ही चला रही है, स्टेट गवर्नमेंट की कोई ऐसी इम्पोर्टेंसी नहीं है। तो इसको अर्धसंघवाद बोला जाता है, जहाँ पर प्रॉपर रूप से पावर एक जगह इंक्लूड नहीं होती। इमरजेंसी की बात अलग है, लेकिन अर्धसंघवाद का मतलब भी यही होता है, ठीक है। और यहाँ पे बात आती है कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ते हैं, जो क्वेसी फेडरल है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम भारतीय, जो हमारा राज्य है, भारतीय राज्य को अर्धसंघीय क्यों कहा जाता है, ऐसे कौन से फीचर्स हैं, कैरेक्टर्स। जैसे में अनुच्छेद 3 आप जब पढ़ते हो तो उसमें हमें पता लगता है कि राज्यों की विनाशकारी प्रकृति या दूसरे जो भी संघ है उनके विपरीत भारत में राज्यों में क्षेत्रीय अखंडता का कोई भी प्रभुत्व नहीं है। संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र सीमाओं व नाम को चेंज कर सकता है। कहने का मतलब है कि वहाँ पर अगर स्टेट अपने हिसाब से चलता है तो वो प्रॉपर रूप से अपने हिसाब से भी नहीं चल सकता, बिकॉज ऑफ वहाँ पर जो कंट्रोल था वो पार्लियामेंट के हाथ में होता है। नाम चेंज करना तो पार्लियामेंट करेगी, ठीक है। उसका जो दायरा है, जो उसका क्षेत्र है वो बढ़ाना है घटाना है तो भी पार्लियामेंट करेगी। तो आर्टिकल 3, उसके बाद एकल संविधान। तो यहाँ पे अर्धसंघवाद का एक सबसे खास विशेषता है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, जो मतलब पूरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। राज्यसभा में, यानी कि जो राज्यसभा जो सदन है हमारा, वो राज्यों का एक जैसा प्रतिनिधित्व वहाँ पे नहीं मिलता है। आपातकाल प्रावधान है कि भाई इमरजेंसी में भी जो प्रिविलेज होंगे वो किस किस तरीके से काम करेंगे। एंड देन फिफ्थ है कि अखिल भारतीय सेवाएं हैं। फिर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो ये जितने भी फीचर्स है, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये डिफाइन करते हैं क्वेसी फेडरल को। अब इसी के अंदर आप कोalition गवर्नमेंट पढ़ते हैं ना, कि गठबंधन सरकार पढ़ते हो। गठबंधन सरकार, आई होप सो, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि गठबंधन सरकार का मतलब ही होता है कि जब एक पार्टी को जीतना होता है तो वो बाकी पार्टी को अपने में मिला लेती है, चाहे वो पावर का लालच दे या फिर किसी पैसे का लालच दे, कुछ भी ऐसा लालच या लोभ लालच उनको देती है। तो उनके काफ़ी सारे ऐसे जो भी मिनिस्टर्स है, जो भी मेंबर होते हैं अलग अलग पार्टी के, वो उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। उसको गठबंधन बोला जाता है। अब इसमें जब आप पढ़ते हो तो गठबंधन के कुछ फ़ायदे भी हैं बट नुकसान भी है। फ़ायदे हैं कि भाई कई सारी पार्टी मिलकर के एक मजबूत संघ बन जाता है, तो वो जीतने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बट इसमें एक नुकसान भी ये होता है कि जब गठबंधन की कोई भी गवर्नमेंट क्रिएट होती है तो वहाँ पर आप उसमें जो बिलीव सिस्टम है वो नहीं हो पाता है। कोई भी एक पार्टी है, कोई भी एक सदस्य उठ करके बाहर निकल सकता है, क्योंकि वो गठबंधन है। कोई ऐसा आपने उसको जब खरीदने वाली बात आती है तो वो कोई और भी उसको खरीद सकता है, तो वहाँ से वो निकलता है, तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस चैप्टर में आप यही सारी चीज़ें पढ़ते हो।
इसके बाद 4th चैप्टर में आप पढ़ते हो कि भारत में राजनीतिक दल और दल व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। हम अलग अलग कंट्रियों के भी पार्टी सिस्टम पढ़ते हैं, बट भारत का जब आप पार्टी सिस्टम पढ़ते हो तो यहाँ पे मल्टीपल पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। यानी कि आप अपना खुद का क्रिएट कर दो। आपके पास 10-12 मेंबर्स हैं, आप एक मेंबर्स को पूरा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हो, धीरे धीरे उसे पार्टी का रूप प्रदान कर सकते हो, पार्टी में मतलब इनको बदल सकते हो। ठीक है, कुछ यहाँ पे नेशनल पार्टी है, कुछ यहाँ पे स्टेट लेवल की पार्टी है, और कुछ ऐसे ही छोटे मोटे दल हैं जो अपने आपको पार्टी बताते हैं, बट नेशनल लेवल की पार्टी के एक अलग क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, इनको जानने के लिए आप नॉर्मली जो हमारी जो लेक्चर्स हैं, जो डीपली लेक्चर्स हैं 1 बाय 1 करके आप उन्हें अटेंड कर सकते हो। वो चैनल पे आप अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी BA 3rd सेमेस्टर की। ठीक है, मतलब सारे उसमें टॉपिक मैंने कराए हुए हैं। यहाँ पर 1 लाइन में सम अप करने वाली बात है कि जो भी 1 शॉट में जो भी हम कराएंगे स्टेप बाय स्टेप, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, रिविजन क्लास हो जाएगी। इसमें फिर आप देखते हैं कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टी वो किस तरीके से काम करती है, इंडिया में किस तरीके से काम करती है, या मल्टीपल जो पार्टी सिस्टम है वो क्या होता है। एक सिंगल पार्टी के भाई पूरे कंट्री में एक पार्टी है, ड्यूल पार्टी यानी कि पूरे कंट्री में 2 ही पार्टी हैं, एंड मल्टीपल है यानी कि वहाँ पे कोई गिनती नहीं है। ठीक है, फिर इसमें आप ये भी पढ़ते हो कि जो पार्टी होती हैं उनका क्या क्या कार्य होता है जब वो सरकार बनाती हैं। मतलब जो भी कोई भी पार्टी जीतती है तो वो सरकार वही बनाती है अपनी। ठीक है, आज बीजेपी है, एक नेशनल लेवल की पार्टी है, जब उसकी सरकार है तो वो किस किस तरीके से काम कर रही होती है, वो सब इस चैप्टर में आप कवर करते हो। इसके बाद नेक्स्ट है 5th चैप्टर, जिसमें आप लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभाव, शहरी स्थानीय स्वशासन यानी कि भारतीय संविधान का 73वां 74वां संशोधन, इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, अर्बन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, 73 एंड 74 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वाले चैप्टर में आप कंप्लीटली रूप से क्या पढ़ने को आपको मिलता है, सबसे मेन तो उसमें 73rd एंड 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जो कि भारतीय संविधान में एक मेन माना जाता है। ठीक है, वो पढ़ने का मिलता है, और लोकतांत्रिकरण विकेंद्रीकरण का प्रभाव देखने का मिलता है अर्बन एरिया में और लोकल में। ठीक है, कि भाई सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है। तो आपको मैं थोड़ा-सा गवर्नमेंट के बारे में बता दूँ। गवर्नमेंट यहाँ पे हमारे कंट्री में 3 लेवल पर काम करती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ठीक है? एक संघ सरकार होगी जो पूरे कंट्री को कवर करती है, एंड उसके बाद सेकंड स्टेप पे चलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो हमारे राज्यों की सरकारें होती हैं वो पूरे राज्यों को कवर करती हैं, और उसके नीचे करती हैं लोकल गवर्नमेंट यानी कि जो स्थानीय स्वशासन, जो स्थानीय सरकारें होती हैं, जैसे नगर निगम हो गया, या जो छोटे-मोटे जो भी सरकारें होती हैं, नगर पालिका होती है, तो वो बहुत ही छोटे लेवल पर काम करती है। अब इतनी बड़ी कंट्री में सिर्फ सेंट्रल लेवल भी काम नहीं कर सकती, गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल है वो भी काम नहीं कर सकती, तो नीचे तक की जो चीज़ें हैं वहाँ तक जो सुख सुविधाएं, जो सरकार जो पॉलिसी बनाती है, वहाँ तक के लोगों को वो सारी सुविधाएं, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने के लिए छोटे लेवल पर कुछ सरकारें क्रिएट की जाती है, तो उनको लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है उसको कैसे डिसेंट्रलाइज किया गया है, उसको कैसे डेलीगेट की गई, कैसे चीज़ें वहाँ पर बांटी गई हैं, कैसे उनको अलग अलग तरीके से भाई कार्य और शक्तियों में बांटा गया है, वो आप इस वाले चैप्टर में कवर करते हो। इसके बाद 6th चैप्टर आता है दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप। अब अगर पॉलिटिकल पार्टी तो प्रेशर ग्रुप भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वैसे प्रेशर ग्रुप किसी भी पार्टी से रिलेट नहीं करता है। प्रेशर ग्रुप का काम ही क्या होता है, उनका कुछ सेल्फ उनके डायमेंशन होते हैं जो अपने काम को लेकर के वो पार्टी से जुड़ते हैं, या किसी भी विधायक या किसी भी MP MLA से वो जुड़ते हैं। हालांकि उनके कुछ अपने खुद के नहीं होते, वो समाज के भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको वो उठाते हैं। लेकिन प्रेशर ग्रुप क्या काम करते हैं भाई, जब भी इलेक्शंस होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, इलेक्शन खत्म होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। वो एक्टिव होने पर इलेक्शन के टाइम में जब वो एक्टिव होते हैं तो वो काम करते हैं। अगर आप इनके कार्य पढ़ोगे, आप इनके फंक्शंस पढ़ोगे, तो चाहे तो किसी का किडनैपिंग होगी, मर्डर हो गया, किसी को धमकाना हो गया, ठीक है, तो लोभ लालच करके एक विधायक को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में इंक्लूड करना, ये सब काम प्रेशर ग्रुप का होता है। बट प्रेशर ग्रुप किसी भी पार्टी से इंडिविजुअली तरीके से जुड़े हुए नहीं होते हैं, ये अपने खुद के लेवल पर काम करते हैं। इनको कोई अपना बात मनवानी होती है तो एक चीज़ पर एक किसी भी MP MLA को फोकस करते हैं, उनको संसद तक या पार्लियामेंट तक पहुंचाने का वो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। और बाकी इनके भी होते हैं, बाकी सोसाइटी से जुड़े हुए कुछ मुद्दे भी हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में आप दबाव समूह के क्या इसका मतलब क्या है, कौन कौन से काम करता है, या फिर इनके कोई अगर इनके लाभ है तो कुछ हानियां भी होती हैं, डिमेरिट्स भी होते हैं तो मेरिट्स भी होते हैं, तो सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में कवर करते हो। अब तक अगर कोई भी ऐसा डाउट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए होता है, कमेंट करके ज़रूर बताना अब तक की जो वीडियो है, वन शॉट वीडियो, आपको कैसी लग रही है, और आपको कोई भी क्वेश्चन है नीचे ज़रूर लिख करके बताना। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते, चैप्टर नंबर 7, जिसमें मतदान व्यवहार के निर्धारक का जो टॉपिक है ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ द वोटिंग बिहेवियर। तो एक्चुअल में वोटिंग बिहेवियर क्या होता है भाई, वोटिंग बिहेवियर वाले इस चैप्टर में आप पढ़ते हो कि भारत में मतदान व्यवहार का मतलब क्या होता है। हम देखते हैं कि हमारे किसी भी फैमिली में एक बड़े जो भी घर को चला रहे होते हैं,
होता है, अगर वो कहीं पर वोट दे करके आते हैं तो बाकी सब मेंबर वहीं दे रहे हैं, वो आग बंद करके दे रहे हैं, वो क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं कि एक्चुअल में भाई हम इसको वोट क्यों दे रहे हैं। वोटिंग बिहेवियर का मतलब ही क्या क्या है एक्चुअल में? इसका मतलब ये है कि हम जब वोटिंग करते हैं, जब हम मतदान दे रहे होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस लीडर को अपना वोट दे रहे हैं और हमारे क्या एस्पेक्ट्स हैं, उसने उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने कितना ज़्यादा सोसाइटी के लिए काम किया है, या उसका जो वर्क जो एक्सपीरियंस है वो कितना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो एक एक वोट की जो वैल्यू होती है वो सब पता होती है कि मेरे वोट है तो मेरे वोट की क्या वैल्यू। मैं ऐसे आग बंद करके किसी को भी फॉलो करके किसी को वोट नहीं दे सकता। वो एक वोटिंग बिहेवियर होता है कि तब जब वोट दे रहा है तो उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। कोई इससे पूछे कि भाई वोट आप इसको क्यों दे रहे हो, तो वो क्यों का जवाब उसको पता होना चाहिए। तो दैट मीन्स वोटिंग बिहेवियर। इस चैप्टर में आप सारी चीज़ें पढ़ते हो कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ये सारे कॉन्सेप्ट आप इसी चैप्टर में कवर करते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दो, और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं इसलिए कह रही हूँ कि भाई आने वाले जो भी अपडेट है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, क्योंकि आप 24 घंटे यूट्यूब पर नहीं बैठे हो कि जब भी मैं वीडियो डालूँ और आपको तुरंत से पता चल जाए। सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी जा करके नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि अपडेट लगातार जारी होती है और एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा अपडेट होती है। डेट शीट को लेकर के, एनरोलमेंट या रोल नंबर को लेकर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है वो ज़्यादातर एग्जाम के टाइम में होती है। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, लाइक एंड शेयर जरूर कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 8, जिसमें जाति एवं राजनीति के बारे में आप पढ़ते हो, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक मेरे को लगता है, और मेरे हिसाब से सबको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लगा होगा अगर आपने अच्छे तरीके से उसको पढ़ा होगा। भाई कास्ट और पॉलिटिक्स को अगर अलग अलग भी देखें तो मीनिंग्स इसमें आपको पढ़ने को मिलता है, एंड देन पॉलिटिक्स पर कितना ज़्यादा इफेक्ट डालती है जाति, कास्ट, और कास्ट कितना ज़्यादा इंक्लूड होती है पॉलिटिक्स में, या रिलीजन्स में कितना ज़्यादा इंक्लूड होता है। तो ये सब हम प्रैक्टिकली अपनी आंखों से आज भी और बहुत समय से देखते आ रहे हैं, और मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शायद नहीं लगता है कि ये चीज़ें ख़त्म होने वाली है, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी कि हमारा जो लीडर है वो कैसे काम करेगा, हम अपने लीडर के हिसाब से इसको चूज़ करेंगे, ना कि कास्ट के हिसाब से, तो शायद थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। बाकी यही है कि कास्ट के हिसाब से जो पॉलिटिक्स है वो चलती है। तो इस वाले चैप्टर में आप सारी चीज़ें पढ़ते हो कि भारत में जाति व्यवस्था की स्थिति स्टार्टिंग में कैसी थी, किस स्टेटस ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, एंड धीरे धीरे आज के समय में किस तरीके की स्थिति है। तो ये सारी चीज़ें आप इस आधार पर पढ़ते हो इस चैप्टर। इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, जिसमें निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचकीय सुधार यानी कि इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में आप इसमें पढ़ते हो। तो इलेक्शन कमीशन क्या होता है, निर्वाचन आयोग क्या होता है, बेसिकली हम सभी को पता है पूरे कंट्री में, अपने पूरे भारत में जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है, कैसे इलेक्शन होना है, कितना जो वहाँ पर कैंडिडेट है वो कितना खर्च कर सकता है, कितने समय तक आप वर्करी कर सकते हो, तमाम तरह के छोटे बड़े जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो निर्वाचन आयोग यानी कि जो इलेक्शन कमीशन होता है वो इंस्ट्रक्टेड की तरह काम करता है, वो इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई अगर आप इलेक्शन में खड़े हो तो आपको ये चीज़ें हैं, ये सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप कैंडिडेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। जो भी है इलेक्शन का पूरा प्रोसेस अगर मैं आपको वन लाइन में यहाँ पे बताऊँ, एक इलेक्शंस को एक तरीके से उसकी पूरी भी स्टार्टिंग से लेकर के और रिजल्ट तक, जब तक कि वो गवर्नमेंट क्रिएट नहीं कर देती, जब तक कि वो जीत नहीं जाता, वो पूरा प्रोसेस इलेक्शन कमीशन तैयार करता है, ठीक है। और कौन ऐसा कैंडिडेट है कि भाई वो इलेक्शन लड़ने के लिए कैपेबल है या नहीं है, वो सब डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन। और निर्वाचकीय सुधार यानी कि निर्वाचन में जो भी रिफॉर्म्स करने हैं, इलेक्टोरल जो भी रिफॉर्म्स करने हैं, वो आप इस चैप्टर में कवर करते हो। और इसी चैप्टर में आपको देखने को मिलता है कि भारतीय निर्वाचन में क्या गुण है और क्या दोष है, क्योंकि देखिए अगर गुण होंगे तो डेफिनेटली दोष भी, डिमेरिट्स भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखिए, चैप्टर नंबर 10 यानी कि अलगाव की राजनीति या समायोजन, यानी कि द पॉलिटिक्स ऑफ स्कैसिज्म एंड एकमंडेशन। तो अलगाव की राजनीति के बारे में यहाँ पर देखने को मिलता है, जो पॉलिटिक्स है उसमें स्कैसिज्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, चाहे वो स्टेट के लेवल पर हो, चाहे वो कास्ट के लेवल पर हो। तो अलग अलग यहाँ पर इश्यूज़ है, इश्यूज ऑफ पंजाब, या अलग अलग जो भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन है वो आप इस चैप्टर में पढ़ते हो। इश्यूज ऑफ पंजाब की बात करें, इश्यूज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, ठीक है, इश्यूज ऑफ नॉर्थ ईस्ट की बात करें, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आप इस चैप्टर में एज ए केस की तरह स्टडी कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, इसमें आपको पता लगता है कि एक्चुअल में अलगाव की राजनीति क्या होती है, यानी कि एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर लेना, अपने आप को
जैसे अलग अलग स्टेट है वो अपने आप को बिल्कुल अलग मान रहा है, वो अपने आप को इंडिया से नहीं जोड़ रहा है। तो बहुत सारी ऐसी पॉलिटिक्स है जो इंडिया में चलती है, और यहाँ पर अलग अलग इश्यूज आप इस चैप्टर में पढ़ते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 की भारत में धर्म एवं राजनीति यानी कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जैसे कि कास्ट और पॉलिटिक्स वाला बताया ऐसे ही आपका धर्म वाला चैप्टर है ये, धर्म एवं राजनीति। तो भारत में धर्म का क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा है, कोई सिंगल धर्म आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग धर्मों के लोग मिलेंगे। और वो जो धर्म होते हैं, जो रिलीजन्स होते हैं, कैसे पॉलिटिक्स में यूज़ की जाती है, जब पॉलिटिक्स या रिलीजन्स को कैसे इंक्लूड करके चीज़ें तैयार की जाती है, सब आप इस चैप्टर में पढ़ते हो। स्टडी के लिए काफ़ी अच्छा मटेरियल है, और आप इसमें पढ़ते हो कि कैसे पॉलिटिक्स में जो धर्म का महत्व है, जो उसका योगदान है वो कितना होता है, वो सारा इस चैप्टर में आप कवर करते हो। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12। इसमें है भारत में धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म इन इंडिया। तो इंडिया भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही क्या होता है कि भारत में जो भी अलग अलग धर्म है, किसी को भी स्पेशलाइजेशन नहीं दिया गया है, सबको इक्वालिटी दी गई है, सबको इक्वल दर्जा दिया गया है। तो किसी भी आधार पर किसी भी धर्म के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, यही धर्मनिरपेक्षता वाला कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब इसमें आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हो, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार पढ़ते हो, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स है, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। और इसके साथ साथ ही भारतीय राजनीति में जो धर्मनिरपेक्षता है, राजनेताओं का जो दृष्टिकोण है यानी कि सेक्युलरिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स में व्यूज ऑफ पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके क्या अलग अलग व्यूज हैं। तो एक दो व्यूज आपको इसमें देखने को मिलेंगे काफ़ी पुराने, जैसे आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय या अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मत एवं धर्म के बीच अंतर के डिफरेंसेस बिटवीन रिलीजन्स एंड फेथ, तो कितना ज़्यादा है ये सारी चीज़ें है, ये सारा कॉन्सेप्ट आप इसके अंदर पढ़ते हो। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 सकारात्मक कार्यवाही नीतियां महिलाएं जाति एवं वर्ग इनके अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज वुमेन कास्ट एंड क्लासेस। तो इस पूरे चैप्टर में आपको सकारात्मक कार्यवाही नीति का मतलब होता है कुछ अफर्मेटिव एक्शंस लेने होते हैं, उनकी पॉलिसीज यानी कि कुछ अफर्मेटिव एक्शंस लेने होते हैं वुमेन्स या कास्ट या क्लास यानी कि वुमेन्स के अगेंस्ट अगर कोई एक्सप्लोटेशन होता है तो आप इसमें कुछ सारी बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स हैं स्टडी करने के लिए। एंड कास्ट को लेकर कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्लास को लेकर कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है, वर्ग ना भेदभाव होता है ना, उसको लेकर के इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है। और बेसिस ऑफ सोशल जस्टिस कि सामाजिक न्याय के आधार पर किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, ये सारे स्टेप बाय स्टेप में ऐसे पॉइंट आपको रीड करने को मिल जाएंगे। जैसे इसमें अगर वुमेन का कॉन्सेप्ट है तो अदर इंपॉर्टेंट लॉज फॉर वुमेन्स की वुमेन्स को लेकर के कैसे कैसे लॉज क्रिएट किए हुए हैं। और 1976 या 1983 से लेकर के भाई दहेज प्रथा को लेकर के या विवाह संबंधी बहुत सारे ऐसे रूल रेगुलेशन जो आपको उसमें पढ़ने को मिलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप इस चैप्टर के अंदर बढ़ते के बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जातीयता, भाषा, क्षेत्रवाद, जाति, बहुमत एवं अल्पसंख्यक संप्रदाय भ्रष्टाचार यानी कि चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, एथेंटिसिटी, लैंग्वेज, रीजनलिज्म और कास्ट मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी, कम्युनलिज्म एंड करप्शन। तो ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में कवर करते हो कि जो एंथेसिटी होती है वो क्या होती है, नृजातीय क्या होता है, एक तरीके की मतलब वो ना आपको इसमें जो इसका मीनिंग्स होता है वो पढ़ने को मिलता है। एंड ये जो एक एथनोलॉजी है वो क्या है। ठीक है, बाकी भाई जाति के बारे में क्षेत्रवाद क्या होता है, बहुमत, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी और मेजोरिटी, ये सारे ऐसी आइडियोलॉजी हैं, करप्शन, इन अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर में कवर करने को मिलता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे नए कॉन्सेप्ट हैं जो आप इसमें पढ़ते हो और आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पता लगती हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने नृजाति की बात की, एंथिसिटी की बात की। एंथिसिटी इन्होंने बताया कि हम ऐसे व्यक्ति को या किसी भी ऐसे ग्रुप को दूसरों के द्वारा समझा जाता है कि उसकी कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जो कि उन्हें समाज के दूसरे समूह से पृथक कर दी हैं। यानी कि अगर बहुत सारी मेजोरिटी में लोगों की जो प्रथाएं हैं, जो उनके रिचुअल्स हैं, वो थोड़े भी सोसाइटी जो मेन सोसाइटी उनसे थोड़े से भी अलग है तो उनको एंथिसिटी बोला जाता है, एक नृजातीयता बोली जाती है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं कि कभी-कभी जो नस्ल होती है, वो नरजातियों को एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन वो थोड़ी अलग अवधारणा की होती है। तो ये काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आप इस चैप्टर में कवर करते हो। और ये सारी ही कुल मिलाकर के कैसे नेशन बिल्डिंग जो हमारा राष्ट्रीय निर्माण है उसमें अपना सहयोग देती है या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें वो सब फेसिंग करने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड करके पढ़ते हो। इसके बाद हम चैप्टर 15 की बात करें तो दल बदल की राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन। अब दल बदल की राजनीति का मतलब ये होता है कि एक विधायक
कभी किसी पार्टी में तो कभी किसी पार्टी में। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत छोटा चैप्टर है बट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। दल बदल एक्चुअल में क्या होता है, आप इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हो तो अलग अलग जयप्रकाश नारायण ने इनको इसको डिफाइन किया। में बोलते हैं कि विधानमंडल के निर्वाचित कोई भी सदस्य जिसे किसी राजनीतिक दल का सुरक्षित चुनाव चिन्ह मिला था, यदि वह चुने जाने के बाद उस राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल पार्टी से अपने आप को अलग करना चाहता है या अपनी आस्था समाप्त करने की घोषणा करता है तो दल बदल ही समझा जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बुक्स में पढ़ना बट मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊं। कहने का मतलब है, अगर मैंने किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया, मेरी कोई पार्टी है और आप में से कोई इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, आप उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, आप उसके मेंबर बन जाते हो, बट 2 दिन बाद आपको नहीं पसंद आ रहा है, आपको विश्वास ही नहीं है उस पार्टी वो की वो आपको भी कोई इंपोर्टेंस देगी, तो आप अपना अलग हो जाओ। तो ये क्या होता है कि आज इस पार्टी में दूसरी उस पार्टी में, तो ये दल बदल बोला जाता है। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में कंप्लीटली रूप से आप दल बदल के बारे में पढ़ते हो कि इसका अर्थ क्या होता है, इसको रोकने के लिए कौन कौन से उपाय, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे ना करें कि भाई एक पार्टी में आ जाएगी फिर 10 दिन बाद अचानक से उनका मूड चेंज हो गया, वो दूसरी पार्टी में चले गए। तो इस जो प्रोसेस है इसको कैसे रोका जाए, कैसे उन्हें विश्वास दिलाते, तो सारी चीज़ें हैं, कैसे वो इफेक्ट डालती है कि राजनीति पर, ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ते हो। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 16 की राष्ट्रपति शासन की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल। तो इस वाले चैप्टर में आप क्लियर आउट करते हो कि राष्ट्रपति शासन एक्चुअल में क्या है, ये प्रेसिडेंट रूल क्या होता है। ठीक है, आई थिंक सो मुझे ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि 356 में किस तरीके से राष्ट्रपति शासन जो रूल्स हैं वो रूल्स लागू करते हैं और क्या क्या उसके अंदर सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो सब आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेपर में आपने डेफिनेटली पढ़ ली होगा। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी तो वन शॉट वीडियो ये नहीं रहेगी, फिर एक प्रॉपर रूप से इंडिविजुअल लेक्चर ही हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद राष्ट्रपति शासन लगने के बाद क्या होता है कि वुड हैपन व्हेन प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट, कि वो जब प्रेसिडेंट रूल्स होता है तो उसके बाद की क्या सिचुएशन होती है, कि सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ते हो। यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल, कि जब किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री की बात क्या करें, हम अपने भारत की ही बात करें, जब भी भारत में राष्ट्रपति शासन लगता है, जब भी प्रेसिडेंट रूल स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद की जो पॉलिटिक्स होती है उसका क्या बिहेवियर होता है, वो कैसे काम करती है, एक्शन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या प्रिविलेज होते हैं उसके, फंडामेंटल राइट्स कौन से काम करते हैं कौन से नहीं काम करते हैं, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। तो काफ़ी कुछ इसमें आपको सीखने को मिलता है। सो फाइनली ये था आपका वन शॉट वीडियो जो कि आपके एग्जाम के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस वन शॉट वीडियो से आपका एक रिवीजन हो जाता है। ये कैसा आपका रिवीजन होता है कि आप चाहे कल एग्जाम है, आज इस वीडियो को देख लो तो डेफिनेटली बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके क्लियर आउट हो जाते हैं, और जो कन्फ्यूजन होता है पूरे सिलेबस को लेकर के वो भी क्लियर आउट हो जाता है। जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है आप उसे बड़े आसान तरीके से फेस कर सकते हो, वन शॉट वीडियो से आपका वो रिवीजन हो जाता है। ठीक है, आई होप यू कि ये वीडियो आपके काफ़ी हद तक काम आएगी, आपको हेल्पफुल लगेगी, एग्जाम में भी काफ़ी अच्छा इससे हेल्प होगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो में ख़त्म करने जा रही हूँ, सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचता रहे। बाकी नीचे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है, टेलीग्राम है जहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड हम कराते हैं, और इंस्टाग्राम है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं क्योंकि ज़रूरी है नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।